अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो है वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट जो है वो ख़त्म किया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 15 था, ये था 2 मार्क्स का, और इसकी काफ़ी वेज हैं, दो वेज हैं, दो तीन वेज हैं एक्चुअली इसको सॉल्व करने के। पर जो 2 मार्कर को सेटिस्फाई करता है हम उसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इनका डिफरेंस निकालेंगे। अब ये यहाँ से निकालें से 8 + 9 17 होता है। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, अगर हम लोग बैकवर्ड जाएं, अगर फॉरवर्ड जाएं तो ये +9 का डिफरेंस है, उसके बाद ये +15 का डिफरेंस है, उसके बाद ये 21 का डिफरेंस है। कुछ ना लिखा हो तो वो प्लस हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही अब। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 9 15 21, और फिर यहाँ पे 80 -53, या फिर 53 में कितना ऐड करें तो 80 बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास 27 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये, अब ये नंबर, ये हमारा क्या है, फर्स्ट डिफरेंस। हमने फर्स्ट डिफरेंस जो है वो निकाला, और फर्स्ट डिफरेंस सेम नहीं आया, इसका मतलब हमें सेकंड डिफरेंस निकालने की जरूरत है। जब हम लोगों ने 9 प्लस सम सर्टेन एक्स वैल्यू ऐड की तो 15 आया, तो उसका आंसर आता है 6। तो 9 + 6 करेंगे तो 15 आएगा, 15 + 6 करेंगे तो 21 आएगा, या फिर 21 -15 करेंगे तो 6 आएगा। दोनों तरह से इसको देखा जा सकता है। और फिर 6, अब अगर हम देखें तो वैल्यूज कांस्टेंट आ रही है सेकंड डिफरेंस पे। जब सेकंड डिफरेंस पे वैल्यूज कांस्टेंट आती हैं तो ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। अब क्वाड्रेटिक सीक्वेंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वैल्यू बना लेंगे। उस वैल्यू को हम लोग किस तरह से स्टेट करेंगे कि हमारे पास जब भी एक जो सेकंड डिफरेंस होता है ना, सेकंड डिफरेंस, यहाँ पे सेकंड डिफरेंस क्या है, 6। तो 6 का हमेशा डिवाइडेड बाय 2, कोई भी जो भी हमारे पास सेकंड डिफरेंस आएगा ना, जो कांस्टेंट डिफरेंस होगा, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे और उसको एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 6 डिवाइड बाय 2 इज 3। तो 3n² जो है ये एक हमारे उसका क्वाड्रेटिक, जो हमारा nth टर्म का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनना है, उस सीक्वेंस के अंदर 3n² हमारे पास कंपलसरी आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, मैं इसको ब्लू कर लेती हूँ। ठीक है, अब हमने जो ओरिजिनल सीक्वेंस था हम यहाँ पे दोबारा से वो लिखेंगे, 8 17 32 53 80। और अब हम लोग 3n² के साथ, यानी यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 3 1² 3 2² की वैल्यू, 3 3² की वैल्यू। तो यानी कि हम लोग इस तरह से यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। मैं यहाँ पे ना डायरेक्टली इस तरह से लिख देती हूँ कि हम यहाँ पे 3n² की वैल्यूज लिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि 3n² से पहले मैं पहले लिख लेती हूँ n² की वैल्यूज, और फिर उसको कट करके ना 3n² बना लूंगी, क्योंकि n² तो हमें पता है ना, कोई भी स्क्वायर स्क्वायर नंबर्स लिख रहे हैं, n² का मतलब 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस तरह से लिख लिया। अब हमने 3n² बनाना है, इसी को 3n² बना लेंगे। ठीक है, यानी कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 × 3 विल बी 3, 4 × 3 विल बी 12, 9 × 3 विल बी 27। ठीक है, उसके बाद 16 × 3 वुड बी 48, और 25 × 3 वुड बी 75। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये हमारे पास क्या थी, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल सीक्वेंस था, ओरिजिनल सीक्वेंस। और नीचे जो है वो हमने सेकंड डिफरेंस, जो क्वाड्रेटिक 3n² जो हमने निकाला है, डिराइव किया है, वो लिखा है, और फिर नीचे एक लाइन लगा देंगे। अब इसका डिफरेंस लेंगे, इसका क्या लेंगे, नेगेटिव। 8 - 3 इज 5, 17 - 12 इज 5, 32 - 27 is 5, 53 - 48 is 5, 80 - 75 is 5। क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ये क्या है हमारे पास, अब ये जो हमारे पास ये लीनियर सीक्वेंस हमारे पास बन गया है। और लीनियर सीक्वेंस को अगर हम लोगों ने लिखना है, ये सीक्वेंस है ना, समझ लो इसको 5, 5, 5, 5। तो अगर कोई ऐसा सीक्वेंस है तो इसका मतलब है कि सिर्फ +5 है। ठीक है, तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो बनेगा 3n² + 5। मुझे पता है ये सही से समझ नहीं आई होगी, इसलिए मैं थोड़ा दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस था, उस ओरिजिनल सीक्वेंस का हम लोगों ने डिफरेंस निकाला, फर्स्ट डिफरेंस निकाला, फर्स्ट डिफरेंस आ गया। उस फर्स्ट डिफरेंस क्योंकि कांस्टेंट नहीं था, इसलिए हमने उसका सेकंड डिफरेंस निकाला।
जब सेकंड डिफरेंस निकाला तो वो हमारा क्वाड्रेटिक था क्योंकि अब कांस्टेंट वैल्यूज आ गई थी। और जब हमने nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सेकंड डिफरेंस वैल्यू होती है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो जो आंसर आता है उसको हम n स्क्वायर के साथ लिख देते हैं। तो 6 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 3 था तो 3n स्क्वायर लिख दिया। अब हमने सबसे पहले ओरिजिनल सीक्वेंस लिखा, फिर हमने 3n स्क्वायर के अंदर वैल्यू डाली, यानी कि ये क्या है, ये n इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है ये तब है जब n इज इक्वल टू 1 है। ये सेकंड वैल्यू तब है जब n इज इक्वल टू 2 है। ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4 और ये n इज इक्वल टू 5 के टाइम पे ये हमारे पास वैल्यूज आई। उनको आपस में सबट्रैक्ट कर दिया और फिर जो हमारे पास फाइनल लीनियर सीक्वेंस आया है उसका हम लोगों ने फॉर्मूला बनाना है। क्योंकि ये सारे सेम वैल्यूज थी तो +5 आएगा सिंपली। तो 3n स्क्वायर +5 हमारा फाइनल 2 मार्क का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए समझा रही हूँ इस वजह से इसको करने में टाइम लगा। पर लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको करेंगे तो हमें ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और इसमें हमें टाइम नहीं लगेगा। अब ये भी देखें 2 मार्क का क्वेश्चन है तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई जगह नहीं है कि इसको मैं लिखूँ यहाँ पर। चलो कोशिश करती हूँ मैं यहीं पे करने की। तो 7 - 4 इज 3, 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा। और 12 में अगर 7 में हम 5 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 12 में अगर हम लोग 7 ऐड करेंगे तो 19 आएगा। और 19 में जब हम लोग 9 ऐड करेंगे तो 28 बनेगा। और अगर हम इसका, ये फर्स्ट डिफरेंस था 3 5 7 9। सेकंड डिफरेंस जो आ रहा है इन सब में 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो जो सेकंड डिफरेंस है वो क्वाड्रेटिक है। और अब हम लोगों ने जब n स्क्वायर के साथ जो वैल्यू को अटैच करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 यानी कि ये वाली वैल्यू उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ 1n स्क्वायर या फिर n स्क्वायर भी सिंपली हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ओरिजिनल टर्म जो है वो लिखेंगे 4 7 12 19 28। ओरिजिनल सीक्वेंस लिखने के बाद नीचे हम कौन सा सीक्वेंस लिखेंगे जो हमने अब डिराइव किया है, यानी कि n स्क्वायर का। तो यहाँ पे n स्क्वायर लिखेंगे। n स्क्वायर हमें पता है 1 4 9 16 25। अब यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि 1 ही है ना, क्या मल्टीप्लाई करना। और अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 1 3, 7 - 4, 7 - 4 is also 3, 12 - 9 is 3, 19 - 6 3, 28 - 5 3। तो अगर हम देखें तो अब हमारे पास जो सीक्वेंस बना है वो सारा +3 का बना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो भी सिंपली क्या होगा, ये n स्क्वायर +3। तो हमारा फाइनल आंसर बन गया n स्क्वायर +3। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स आउट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. Okay. Question number 17 says the nth term of a sequence is 4n square plus n plus 3. Find the second term. तो इस सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, बस हम लोगों ने इसके अंदर 2 इनपुट कर देना है। 2 स्क्वायर +2 +3। 2 स्क्वायर इज 4, 4 टाइम्स 4 +2 +3। 4 4 is 16, 16 plus 2 plus 3 that is 5. So 16 plus 5 is going to be 21. तो आंसर हमारे पास आ गया। The next part is find the value of n when the nth term is 498. अब हमने value of n find करना है। इसको थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन इधर सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। अच्छा, ओके। हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो थी 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 498। अब हम क्या करेंगे, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अलजेब्रिक फॉर्म में 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 3 माइनस 498 इज इक्वल्स टू 0। ओके, और अब हम लोग इसको जो है इस साइड पर ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, एक सेकेंड। ओके, 4n स्क्वायर प्लस n माइनस 495 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है अगर इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, पर ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होने वाली है। इसमें हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको यूज करना पड़ेगा। ओके,
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हमारा होता है माइनस बी प्लस माइनस 1 सेकेंड, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये इसके अंदर जो 4 है ये हमारे पास a वैल्यू है, प्लस 1 जो है वो b की वैल्यू है, माइनस 495 जो है वो c की वैल्यू है। तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो माइनस b क्या है 1, माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 495, ओके, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4 यानी 2 टाइम्स a। ठीक है, अब इसको हम फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, ओके। अब हमारे पास फर्दर जो है ये बन गया माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस, इसको मैंने जब कैलकुलेटर में किया तो मेरे पास आंसर आया 7920 डिवाइडेड बाय 8, ओके। अब मैं यहाँ पे बाकी फर्दर कंटिन्यू करती हूँ। तो ये बन गया माइनस 1 प्लस माइनस 7921 डिवाइडेड बाय 8, ओके। तो 7921 होता है 7921 इज 89, ओके, ये 89 होता है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस 89 ओवर 8। तो इसका मतलब है 1 प्लस 89 ओवर 8 एक आंसर होगा, 1 माइनस 89 ओवर 8 जो है वो हमारे पास एक आंसर होगा। यहाँ पे मैं माइनस लगाना भूल गई। तो ये है, तो 89 माइनस 1 जो 89 माइनस 1 ओवर 8 हमारे पास बन जाएगा 88 ओवर 11, 88 ओवर 8 तो 11 बन जाएगा। और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 90 ओवर 8। तो इसका आंसर आ रहा है माइनस 11.25, ओके। तब ये हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हम देखिए तो हम वैल्यू ऑफ एन फाइंड कर रहे हैं। जो वैल्यू ऑफ एन जो है वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। तो ठीक है, एक रीजनिंग भी अगर लाइन में लिखी जाए तो वो लिखी जा सकती है, सिंस एन मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, minus 11.25 will not be considered, not be considered। और जो हमारा फाइनल आंसर होगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देती हूँ, वो हम यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 11 जो है वो फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने जो जो इक्वेशन जो n टर्म थी उसके आगे 498 लिख दिया, और फिर हम लोगों ने उसको सॉल्व किया फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से n की वैल्यू निकाली है, और नेगेटिव वैल्यू को हमने कैंसिल आउट कर दिया और वो पॉजिटिव यूज किया। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, sorry, question number 18. It says the point P has coordinates 10, 12 and the point Q has coordinates 2, -4. Find the coordinates of the midpoint of the line PQ. अब हमारे पास एक लाइन है, उसके हम लोगों ने coordinates निकालने हैं। तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द midpoint formula जो हमारे पास है, दैट इज हम लोग x और प्लस x1 और x2 वाली वैल्यूज को और y1 और y2 वाली वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक 10 है, 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 12 प्लस -4। इसको ऐसे लिखना जरूरी है, ठीक है, 12 -4 डायरेक्टली ना रखना, 12 प्लस -4 लिख के लिखना, तो ये ठीक रहेगा। और 6,4, तो इस तरह से हमारे पास 6,4 आ जाएगा। इससे ऊपर ये इस तरह से जो है फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है, जो कि अच्छी बात होगी अगर लिखा जाए। तो x1 प्लस x2 यानी कि 10 प्लस 2 12 प्लस -4, और इस तरह से हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन PQ। अब लाइन PQ फाइंड करनी है, तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे।
y2 हमारे पास क्या है -4, y1 क्या है -12, x2 क्या है 2 और x1 है माइनस ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया -16/8 ओवर -8। तो ये माइनस माइनस से कट गया, 8 1 8, 8 2 16, सो 2 विल बी द आंसर। 2 हमारा इसका जो है वो ग्रेडियंट बन गया। ओके, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर जाते हैं और इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमने सी पार्ट करना है, ठीक है। तो इट सेज find the equation of a line perpendicular to PQ that passes through the point 2, 3। तो जो लाइन परपेंडिकुलर जो होगी, परपेंडिकुलर लाइन जो है, डेफिनेटली अगर इसका ग्रेडियंट 2 था तो इस परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट हमेशा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका मतलब अगर हमारी एक लाइन का पी क्यू लाइन का 2 है तो परपेंडिकुलर ऑफ पी क्यू का क्या होगा? -1/2। ओके, तो ये हमारे पास, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ऐसे करके बना लिखते हैं -1/2। अब हम लोगों ने वो लाइन फॉर्म करनी है, हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 m, यानी ग्रेडियंट x माइनस x1। तो हमें ये पॉइंट पता है, y माइनस y1 की जगह 3, m की जगह -1/2, x माइनस ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 2y माइनस 3 इज इक्वल टू -half, नॉट हाफ एनी मोर क्योंकि अब हम लोग 2 उधर ले गए हैं, -1 x माइनस 2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 2। अब हम अगर इसको स्विच करें तो ये बन जाएगा, ये x इधर चला जाएगा, x प्लस 2y -6, ये प्लस 2 जो है ये भी इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, -6 -2 क्या होगा? 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक आ रही है। अब अभी हमने इसको दोबारा से रीअरेंज करना है क्योंकि हम लोगों ने इसको y के फॉर्मेट में लेकर आना है। तो ये हमारे पास अभी इस तरह से आ रहा है वैसे, ठीक है। चलो अभी 1 मिनट इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बना देंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8 माइनस x, y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू 4 माइनस हाफ x। पर हमेशा जो हम लोग फॉर्मेट जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो लिख रहे होते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्मेट में, तो हम इसको भी उसी तरह लिखेंगे, y इज इक्वल टू -12x प्लस 4। तो ये जो है ये आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि इधर लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व होगा। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन L। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्राफ में 2 पॉइंट्स चूज करने हैं। हम कोई से भी 2 पॉइंट चूज कर सकते हैं। लेट्स टेक, एक हम ले लेते हैं 2,1, एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, और एक पॉइंट जो है हम कौन सा लें? एक तो ये विजिबल है ना पॉइंट। एक काम करते हैं, हम एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं एल वाला पॉइंट, ये बन गया 4,3, और एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि जा रहे हैं ना सारा कुछ ही स्ट्रेट, तो ये हमारे पास 0 है, 1 है। अब हमने इसका ग्रेडियंट ही निकालना है ना, तो ग्रेडियंट निकालना तो बहुत सिंपल है, हम लोग उसी फॉर्मूला से m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो हमारे पास यहाँ पे y, इसको हम लेबल भी कर लेते हैं, इसको हम x1, इसको हम y1 बना लेते हैं, इसको हम x2 और इसको हम y2 बना लेते हैं। तो y2 क्या है? 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 0 -4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 ओवर -4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/2 जो है वो आंसर आ रहा है। तो इसका ग्रेडियंट क्या है? हाफ। ओके, 1 माइनस 3 -2 और जो है 0 - 4, वो हमारे पास -4 आ जाएगा। तो इसको जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो 1/2 हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। यहाँ से हमने 1/2 आंसर निकाल लिया, इसको क्लियर करते हैं, नीचे चलते हैं।
बी में उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट क्या लिया था, 4,3। ठीक है, एक 4,3 यूज कर लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट हमें चाहिए और साथ में हमें ग्रेडियंट भी पता है, ये हमारा ग्रेडियंट है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में लिखना है, बहुत सिंपल है। तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ एक्स माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6, क्योंकि ये 2 जो है ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीछे रह जाएगा x माइनस 4। अब हम लोगों ने इसको फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पे 2y रह जाएगा, x-4 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 6-4 जो है वो हमारे पास 2 होता है, प्लस 2 होता है। तो ये x+2, ये 2 था ना, तो 2y इज इक्वल्स टू x+2, y इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो ये बन गया y इज इक्वल टू हाफ x प्लस 1। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है, जो मैंने यहाँ पे लिखना था थोड़ा सा ऊपर लिख दिया। तो ये इस तरह से जो है इसका बी पार्ट सॉल्व होगा इस क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 says the coordinates of P are -3,8 and the coordinates of Q are 9, -2. Calculate the length PQ। अब हमने लेंथ PQ जो है वो फाइंड आउट करनी है। लेंथ PQ फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है जैसे अगर मैं इसके लेबल कर लूँ सॉरी, x1 x2 y1 y2। ओके, इट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और फिर उसका अंडर रूट और इंटायर का अंडर रूट। तो x2 जो है वो हमारे पास 9 है, माइनस -3 और इसका स्क्वायर प्लस हमारे पास y2 है यहाँ पे -2, फिर y1 हमारे पास आ गया 8। ठीक है, तो ये स्क्वायर और इन सबका होल अंडर। तो ये हमारे पास 9 -3 जो है वो 12 हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस -10 होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 144 प्लस 100। तो अब मैं इसको कैलकुलेटर पे करती हूँ, 144 प्लस 100 हमारे पास बन रहा है 261। 261 है वो हमारे पास बन रहा है 15.62। तो हम सिंपली 15.62 जो है वो आंसर इसका, इसकी लेंथ का लिख देंगे। ठीक है, बी पार्ट कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू PQ दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 6, -1। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करने के लिए इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए हमें पॉइंट पता है, पर क्या चीज नहीं पता, हमें ग्रेडियंट नहीं पता। और ग्रेडियंट कहाँ से पता चलेगा, जो हमें 2 पॉइंट्स ऊपर ऑलरेडी गिवन है, हम उससे ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ओके, तो अब ग्रेडियंट निकालेंगे, तो ग्रेडियंट का हमें फॉर्मूला पता है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन हमारे पास हो गया -2 -8 ओवर 9 -3। तो -2 -8 जो है वो -10 हो गया, 9 -3 जो है वो 12 हो गया। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -5/6। तो ये क्या है, ये इसका ग्रेडियंट आ गया। अब हमारे पास ग्रेडियंट आ गया, उसने कहा पैरेलल है इस पॉइंट के। तब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है, ये वाली, ओ सॉरी, हाँ हाँ यही है। ठीक है, तो ये -1 आ जाएगा, -5/6। अब देखो इसके अंदर ना माइनस का बहुत ख्याल रखना है, बहुत बार बार माइनस आई जा रहा है। तो माइनस की वजह से ना ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अभी जो 6 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y -1 है तो ये y+1 हो जाएगा। पहले इसको मैं ना क्लियर करती हूँ, y+1 करती हूँ और -5/6 x-6। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना ऊपर वाला अब थोड़ा सा इरेज करती हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, क्योंकि अभी लिखना ना मुश्किल हो रहा है। ऐसे कर लेते हैं, कहाँ लिखे हैं।
चलो मैं इसके ऊपर ही ना यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे से कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 6 जो है ये वाला 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा -5x - 6, so it's 6y plus 6 minus 5x plus 6 into 5 would be 30। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे +30 कर देंगे और 6y इधर रहेगा, -5x इधर रहेगा, +30 -6, तो 30 - 6 हमारे पास होता है 24। ये भी इरेज करना था, +24, और अब जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 से थ्रू आउट, तो ये -5/6x हो जाएगा और ये 24/6 हो जाएगा। और हमें पता है 24/6 जो होता है वो 4 होता है, तो हम इसको इंस्टेड ऑफ 24/6 हम इसको 4 लिख देंगे। तो हमारा यही जो है ये फाइनल आंसर हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -5/6x + 4। इस तरह से जो है ये फाइनल इक्वेशन बी पार्ट में फॉर्म होगी। ओके, तो रिमेम्बर कि ये हमारा ये वाला जो है ये हमारा ग्रेडियंट था, हमने ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट से फिर हम लोगों ने उसको उसकी इक्वेशन फाइंड कर लिया, और क्योंकि वो पैरेलल था तो सेम ग्रेडियंट यूज किया गया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखे ना तो उसने हमें कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, यानी सब कुछ यही यूज करना है, ये चीज एग्जैक्टली यही सॉल्व हो रही होगी। प्लस -5/6 की जगह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, तो हम उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, नीचे आ गया हमारा बी पार्ट, तो हमारे पास था -5/6, तो जब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोगों ने y - y1 इज इक्वल टू m x - x1 के फॉर्मेट में इसको लिखना है, तो y - y1 क्या है, -1, m हमारा क्या है 6/5, x - 6, तो y + 1 इज इक्वल्स टू 6/5 x - 6, 5 जो है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5y + 5 इज इक्वल्स टू 6x - 36, 5y इधर ही रहेगा, 6x इधर ही रहेगा, -36 और -5 जो है वो हो जाएंगे, तो -36 - 5 हमारे पास बनता है -41। अब हम लोग क्या करेंगे, 6x इसको डिवाइड बाई 5 कर देंगे, -41 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो बस 41 डिवाइड बाई 5 हमारे पास, आई डोंट थिंक सो ये तो नहीं सॉल्व होगा, तो बस ये इसी तरह जो है हमारे पास फाइनल आंसर इस तरह से जो है वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या 41/5 को हम सिंपलीफाई आई डोंट थिंक सो हम कर सकते हैं, तो बस ये इस तरह से जो है वो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। पर एक सेकेंड वेट, हमने एक चीज गलत की है। आई जस्ट रियलाइज कि हमने इसका ये जो है हमने परपेंडिकुलर तो नोटिस किया, पर हमने बाइसेक्टर नहीं निकाला। अगर वहां पे सिर्फ लिखा होता ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 6, -1, इस पॉइंट पे उसने 6, -1 नहीं कहा था, उसने कहा था बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है अगर ये लाइन P है, ये लाइन Q है, तो इसका मिडल होना चाहिए दोनों तरफ से। और ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ये क्या बेस कर रहा है कि इस तरह से ये P है, ये Q है, इसका ये
6, -1 जो है ये वाला पॉइंट है, और इस लाइन की मैंने जो है इक्वेशन फॉर्म किया है। हालांकि हमें इस मिडल लाइन की जो है इक्वेशन फाइंड करनी थी, थोड़ी सी यहाँ पे हो गई है गलती, तो हम इसको करेक्ट करते हैं। हम डायरेक्टली जो पॉइंट्स हमने लिए हैं यहाँ पे, ये हमने गलती किया, हमें ये पॉइंट्स नहीं हम ले सकते, हमें मिड पॉइंट्स लेने हैं। तो पहले उसको मिड पॉइंट्स को फाइंड भी करना पड़ेगा निकालने के लिए। मैं भी सोच रही थी कि ये 4 मार्क्स का क्यों है। मैंने थोड़ा सा मिसरीड किया था। तो यहाँ पे हम लोग एक वो फाइंड आउट कर लेते हैं पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या थे, -3, 8, और यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलो, मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है -3 + 9 डिवाइड बाई 2, 8 +-2 डिवाइड बाई 2। तो 9 - 3 हमारे पास 6 हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 हमारे पास हो गया 3, 8 + 2 हमारे पास हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 2 जो है वो हमारे पास हो गया 5। तो ये हमारे पास 5 आ गया। -3 + 9, 8 प्लस 8 प्लस -2, सॉरी, 8 प्लस -2 would be 8 - 2 which will be 6। तो 3 आंसर आएगा। मिड पॉइंट जो बन गया वो बना 3,3। ठीक है, चलो हम नीचे चलते हैं वापस। हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे भी 3, एक ये वैल्यू 3 है और ये वाली y वैल्यू भी 3 है, तो इसलिए 3 लिखेंगे। तो अब ये जो है ये y - 3 = 6/5 x - 3 बन गया। तो 5 अब जाके इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 5y - 15 = 6x - 18। 5y = 6x - 18 + 15। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5y = x 6x 15 - 18 हमारे पास बन गया -3। तो y हमारे पास बन गया 6/5 x - 3/5। ये हमारे पास जो है फाइनल जो है सॉल्यूशन, इसका आंसर है वो ये है, इस तरह से आएगा। थोड़ी सी पहले प्रॉब्लम देख ली थी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मेरी तरह नहीं पढ़ना, नीट से पढ़ना है कि ये उसने बाइसेक्टर की बात की हुई है तो उसमें मिड पॉइंट को जरूर कंसिडर करना है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 21। अच्छा, क्वेश्चन 21 says the diagram shows 11 cards. Venn diagram. One of these cards is chosen at random. Write down the probability that the letter on the card is not A. ठीक है, तो अब सबसे पहले तो काउंट करते हैं हमारे पास कितनी वैल्यूज कितनी है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल जो है वो हमारे पास 11 कार्ड है जो कि उन्होंने सेव पाते हैं। नॉट ए का मतलब है, पहले देखते हैं ए कितने टाइम्स है, 1 और 2, 2 टाइम्स ए है। तो अगर प्रोबेबिलिटी बतानी होती कि ए की क्या प्रोबेबिलिटी है तो हम कहते हैं 2/11। तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/11, जो कि उससे ऑपोजिट है। तो सिंपली हम लोग 9/11 जो है अपना आंसर लिख देंगे। बी पार्ट में उसने हमें कहा है, a card is chosen at random from these 11 cards and then replaced. A second card is then chosen at random. Find the probability that exactly one card has the letter N. ठीक है, अब हम लोग को इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसने कहा है कि कोई एक कार्ड चूज किया, ठीक है, और एट द रैंडम, और फिर हमने हमने एग्जैक्टली फाइंड करना है कि n कितने टाइम्स आ रहा है। तो n हमारे पास अगर हम देखें तो 2 टाइम्स आ रहा है। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या होगी, 2/11। कितने वैसे रिमेनिंग क्या है हमारे पास, 9/11। ओके, तो ये हमारे पास जो है हम लोगों ने कहा है कि एग्जैक्टली एक कार्ड जो है वो निकले। तो हम्म, हाँ, सही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम लोगों ने एक कार्ड चूज किया रैंडमली फ्रॉम दीज 11 कार्ड्स और उसको रिप्लेस किया। तो अब हम लोगों ने सेकंड कार्ड चूज किया, वो भी रैंडम चूज किया, और हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की एग्जैक्टली लेटर एन है। तो या तो वो पहले ये वाला उठा लेगा, तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास ये दो, पहले ये वाला और ये वाला उठा लिया, फिर हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पहले ये उठा लिया और फिर ये उठा लिया। तो इस वजह से इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला प्रोसीजर अगर हो
उसके बाद उसको टाइम्स हमने 2 कर दिया टू गेट टू सी कि अगर हमारे पास वाकई वही सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही है। सो दैट्स हाउ यू वुड डू दैट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 into 9 is 18, 18 over 11 into 11 is 121। अब इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो 18 2 is I think 36। let me confirm। okay yes 36। तो 36 over 121 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। okay, so now let's do question number 22। so question number 22 says find the radius of a hemisphere of volume 80 centimeter cube and the volume V of a sphere with radius r is V is equal to 4 over 3 pi r cube। तो अब हम लोगों ने रेडियस बताना है इस हेमिस्फीयर का। ओके okay. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो r क्यूब है, ठीक है, हम लोग पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं ना, 4 over 3 pi r cube is equals to V। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग r क्यूब की बात करें, हम लोगों ने क्योंकि रेडियस फाइंड करना है ना, तो r क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम हमारे पास, अच्छा चलो 4 over 3 pi r cube is equals to 80। ओके, अब हमारे पास r क्यूब के अलावा बाकी सारे जो हैं वो वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे 80 टाइम्स 3, तो 80 टाइम्स 3 हमारे पास आ गया 240। 240 डिवाइडेड बाय 4 पाई। ओके, तो 240 डिवाइड बाय 4, तो 240 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 60। तो r क्यूब इज इक्वल्स टू 60 पाई। ओके, और 1 सेकेंड। ओके, सो यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। 60 ओवर पाई अगर हम लोग करें कैलकुलेटर से तो हमारे पास आ रहा है 19.09। एंड रिमेंबर मैंने इसको एज इट इज पाई लिखा है 3.7 और या फिर 22/7 इस तरह से नहीं लिखा मैंने इसको, वैल्यूज को चेंज नहीं किया, एज इट इज कैलकुलेटर में मैंने पाई को ही लिखा है। और फिर अब मैंने जो वैल्यू है ना काफी लंबी है तो मैंने उसको एज इट इज रहने दिया। अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाने लगी हूँ, क्यूब रूट। दोनों तरफ जो है वो क्यूब रूट लगेगा, जिसकी वजह से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आर रह जाएगा। और कैलकुलेटर पे ही आंसर को मैंने यूज किया सेम वैल्यू को, तो मेरे पास आर आ रहा है 2.673। ठीक है, तो जो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है ये आ रहा है 2.673। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ बस इस तरह से होगा। और दैट्स इट, ये हमारा रेडियस आ गया, हमने उस वैल्यू के अंदर पुट किया। फाइंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास इस तरह से होगा ना, स्फीयर का हाफ। सो 4 over 3, so that's a sphere। oops 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 oops, that's a sphere, that's not a hemisphere। I've I'm keep on missing things। तो यहाँ पर इसको टाइम्स हाफ भी होना चाहिए, क्योंकि हाफ होगा ना, जो भी वैल्यू होगा उसके हाफ होगी। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस को ठीक करते हैं, तो ये जाके 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, आई न्यू कि मैं कुछ मैसअप कर रही हूँ, बट तो ये वॉल्यूम उसका था। अब हम क्या करते हैं, आर क्यूब इधर करते हैं, 80 को टाइम्स 2 करते हैं और टाइम्स 3 करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 पाई करते हैं। 2 1 are 2, 2 2 are 4। ठीक है, तो ये आर क्यूब इज इक्वल टू 80 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई करते हैं। तो ये आर क्यूब की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, 80 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई। हमारे पास आंसर आ रहा है 38.197। अब इसका जो है वो क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.367।
यस आई थिंक ये हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट कि आप इन चीज़ों को गौर करो। और whenever you're doing questions, I think we should stop over here. Otherwise, things will get messier even further. So we're gonna stick it until here, okay?